हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग को एस्टेब्लिश किसने किया था? E.G. विलियमसन ने। अब देखो, जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है ना, एक तो वो क्या होती है, प्रॉब्लम सेंटर्ड काउंसलिंग होती है, और दूसरा क्या होती है, काउंसलर सेंटर्ड मेथड होता है ये। इसमें यानी कि जो काउंसलिंग होता है ना, उसको मतलब देखो, काउंसलिंग में क्या होता है, एक तो जो काउंसलिंग में क्या होता है कि जो काउंसलिंग होता है ना, उसको इस तरीके से गाइड किया जाता है कि वो फ्यूचर में भी अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सके। लेकिन वो अलग अलग टाइप होती हैं। लेकिन जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है उसमें क्या होता है, सिर्फ जो प्रॉब्लम होती है ना उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। और ये की पूरी क्या होती है, काउंसलर सेंटर्ड मेथड होती है। अब देखो, काउंसलर क्या करता है, प्लानिंग करता है, उसके बाद उस प्रोसीजर को स्टार्ट करता है, फिर क्या करता है, सजेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब यहाँ देखो, मेन बात जो है सजेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम, वो जो है काउंसलिंग है ना, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक सजेशन देता है। और लास्ट में क्या होता है, एंडिंग। इसकी बेसिक जो अजम्पशंस होती हैं वो क्या होती हैं? सबसे पहले तो क्या होता है, सुपीरियरिटी ऑफ द काउंसलर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि काउंसलर सेंटर्ड मेथड है, यानी कि इसमें सुपीरियरिटी किसकी होती है, काउंसलर की। दूसरा क्या होता है, इनकेपेबिलिटी ऑफ द क्लाइंट। जो क्लाइंट होता है या फिर जो काउंसली होता है वो कैपेबल नहीं होता है इसमें अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने में, क्योंकि उसको क्या किया जाता है, उसको डायरेक्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है। थर्ड वन इज़ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, यानी कि बौद्धिक प्रयास। इसमें क्या है कि देखो, जो इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि जो काउंसली होता है या फिर जो क्लाइंट होता है वो अपना खुद का माइंड यूज़ नहीं करता उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके अपने माइंड की वो कोई एक्सरसाइज नहीं करता, क्योंकि उसको तो डायरेक्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही दे दिया जाता है। और फोर्थ क्या है, प्रॉब्लम सेंटर्ड। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि प्रॉब्लम सेंटर्ड काउंसलिंग होती है। इसमें जो काउंसलिंग है उसका कोई लेना देना नहीं होता, उसको सिर्फ सॉल्यूशन बता दिया जाता है। फिफ्थ क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द काउंसलिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो काउंसलिंग है ना, सिर्फ उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, यानी कि उस प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व करना है, इससे आगे लेना देना कुछ नहीं होता इसमें। इसके बाद है स्टेप्स इन डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग में स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला था क्या होता है, एनालिसिस। प्रॉब्लम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, सबसे पहले तो क्या किया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है। हमने किसी चीज़ को कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद क्या करेंगे, उसको एनालाइज ही करेंगे। उसके बाद क्या है, सिंथेसिस, हिंदी में क्या बोलते हैं, संश्लेषण। और इसमें क्या किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है ना हमें यहाँ से, डाटा जो हमने कलेक्ट किया था उसको अरेंज किया जाता है इन मीनिंगफुल वे में। इसमें जो काउंसलिंग होता है उसको उसका जो एटीट्यूड होता है ना, कैसा एटीट्यूड, एडजस्टमेंट के लिए उसके जो किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड या उसकी ट्रेट्स है, ये सारी चीज़ें इसमें क्या क्या किया जाता है, इसमें इन सारी चीज़ों को अरेंज किया जाता है। थर्ड वन क्या है, इसमें क्या होता है, डायग्नोसिस। हिंदी में क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस को निदान। इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ पे। सेकंड क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि जो प्रॉब्लम आई है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद जो क्या पता करेंगे कि जो प्रॉब्लम आई है उसका रीज़न क्या है, उसके कॉजेज क्या क्या है। फोर्थ क्या होता है, प्रोग्नोसिस, यानी कि पूर्व अनुमान। पूर्व अनुमान का मतलब क्या होता है कि पहले से ही अनुमान लगाना, यानी कि प्रोडिक्शन करना। किस बेस पे प्रोडिक्शन की जाती है, इसमें जो पर्सपेक्टिव होता है ना काउंसली का, यानी कि क्लाइंट का, क्लाइंट और काउंसली एक ही होता है, उसका जो एटीट्यूड है पॉजिटिव है या नेगेटिव है काउंसली का, उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, प्रोडिक्शन की जाती है। फिफ्थ क्या है, काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या, देखो काउंसलर है और क्या होता है, काउंसलिंग। एक काउंसलर एक काउंसली। जो काउंसलर है वो काउंसली के साथ क्या करता है, रेपर्ट यानी कि वो क्या बोलते हैं, सौहार्दपूर्ण संबंध क्या करता है, कि रिलेशन बनाता है उसके साथ। और कब तक चलता है ये, कंटिन्यू टिल सॉल्यूशन। जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलता ना उस प्रॉब्लम का, तब तक ये प्रोसीजर चलता रहता है। इसमें क्या क्या होता है, डायग्नोसिस करेंगे। उसके बाद डायग्नोस कर लिया हमने, पता कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पता कर ली तो फिर क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के बाद क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इंटरव्यू के थ्रू। इंटरव्यू क्या है, जो वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, उसको सजेशन दिया जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ना इंटरव्यू का, ये कैसे होता है, जो काउंसलर होता है वो क्या क्या करता है, चीज़ों को एक्सप्लेन करता है,
या फिर एक्सप्लेनेशन मांगता भी है उससे कि क्या क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे पता करने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या करता है, उससे क्वेश्चंस करता है, उसको ऑर्डर भी देता है, और उसको क्या करता है, एक्सोर्जन यानी कि प्रबोधन। इन सब के मैंने हिंदी में भी लिख दिए हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या, ब्रैकेट में इनके लिख भी दिए हैं। 6 क्या होता है, फॉलोअप। फॉलोअप का क्या, प्रॉब्लम था, हमारे पास रिसोर्सेज आए, और जो रिसोर्सेज यूज़ करके हमने क्या किया है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसके इफेक्ट उस उन रिसोर्सेज की क्या देखनी है, इफेक्टिवनेस, और वो कैसे पता चलती है, फॉलोअप स्टडी के थ्रू। इसमें क्या है कि जो काउंसलर होता है वो रिजल्ट के बारे में पता करता है, यानी कि उसको एक तरीके से पता होता है। फिर जो और इसमें क्या करते हैं, फॉलोअप स्टडी में जो काउंसलिंग है उसकी वैलिडिटी क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इन चीज़ों से क्या पता चलता है, क्या चीज़ें एक्टिव इंडिकेट करती हैं फॉलोअप स्टडी। अब इसकी मेरिट देखो, मेरिट्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग की मेरिट क्या होती है, जो इकोनॉमिकली क्या होती है, बचतपूर्ण, यानी कि इसमें पैसे कम खर्च होते हैं। इसका प्रॉफिट क्या क्या है, टाइम भी बच गया, मनी भी बच गया, और ट्रायल भी कम होते हैं इसमें। सेकंड क्या होता है, कंप्लीट एनालिसिस, यानी कि संपूर्ण विश्लेषण। इसमें क्या होता है, जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को ही कंप्लीट एनालाइज किया जाता है। इसमें काउंसलिंग, इस पूरी काउंसलिंग में काउंसली यानी कि क्लाइंट का कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और उसी के सॉल्व करने के लिए क्या, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस टू इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। इसमें बौद्धिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ब्रेन की, लेकिन वो ब्रेन किसका होता है, काउंसलर का, ना कि काउंसली का। फोर्थ, इजीनेस ऑन द पार्ट ऑफ द क्लाइंट। इसमें क्या है कि जो सेवार्थी यानी कि क्लाइंट, या फिर क्लाइंट को क्या बोलो, काउंसली, उसके लिए सरलता बनाई जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे इजी तरीका, उसका रीज़न, और उसके बारे में सब कुछ, ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है, ये कौन करता है, काउंसलर करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इजी मेथड कौन सा होगा, इसका रीज़न क्या था, और इसके बारे में जितनी भी जो भी चीज़ होगी प्रॉब्लम से रिलेटेड, सारी की कौन सॉल्व करेगा, काउंसलर। इसके बाद क्या है, लिमिटेशंस ऑफ द डायरेक्टिव काउंसलिंग। अब देखो, सबसे पहले लिमिटेशन क्या है कि इसमें नोट इंडिविजुअल सेंटर्ड, यानी कि ये व्यक्ति केंद्रित नहीं होती है, नोट इंडिविजुअल सेंटर्ड। इसके सेंटर में कौन नहीं होता, इंडिविजुअल। तो क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि काउंसलिंग का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, जो भी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सिर्फ सोल्व करने से मतलब होता है इसमें। दूसरा क्या है, ये अनडेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक कैसे है कि इसमें काउंसलर ही करता है सारा सब कुछ, जो काउंसली है यानी कि जो क्लाइंट है, उससे तो कुछ मतलब ये है ही नहीं, उसका पर्सपेक्टिव तो मैटर ही नहीं करता, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। थर्ड क्या है, रिजिडिटी, यानी कि अनमयता। इसमें क्या होती है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती ही नहीं है। फोर्थ क्या है, डिपेंडेंसी, निर्भरता, किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, ये कम्प्लीटली काउंसलर के ऊपर। फिफ्थ क्या है, लैक ऑफ पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या है, व्यक्तित्व रूपांतरण का अभाव होता है, अभाव यानी कि कमी। सिक्स्थ क्या है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब अनदेखी करना, किस चीज़ की, स्वीगात्मक पक्ष की, यानी कि इसको याद आई, लिखा हुआ है, इसको लिख लेना, इग्नोरेंस ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट। इग्नोरेंस ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट, ठीक है। इसमें इमोशंस का कोई लेना देना नहीं होता, यह सिर्फ क्या होता है, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट होता है, किसका, और ये सिर्फ काउंसलर का इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट होता है। इसके आगे क्या है, सेवन्थ क्या है, इंस्टेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें समाधान की अस्थायित्व होता है। क्यों, देखो जो काउंसलर है वो डायरेक्ट क्या देता है, सॉल्यूशन देता है प्रॉब्लम का, तो इसमें काउंसली का जो, उस काउंसली को क्या करना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। तो ये क्या है, नॉट स्टेबल है। ये जो रिजल्ट, जो सॉल्यूशन दिया, ये किसी और सिचुएशन में थोड़ा ना अप्लाई कर सकता है वो। एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं। ये क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, इसके स्टेबल इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। ये था आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग। अब एक बात ध्यान रखना कि जितनी भी काउंसलिंग हम पढ़ेंगे, जितने भी तरीके की काउंसलिंग होते हैं, जितने भी टाइप होते हैं, सबको एक मतलब हाईलाइट सा बना के ये याद कर लेना। और जो मैंने पढ़ा रही हूँ ना, इससे ज़्यादा एग्जाम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोर देन इनफ है ये।
देखो जैसे डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या था, इसको कैसे याद रखोगे, एक तो प्रॉब्लम सेंटर्ड है और दूसरा क्या काउंसलर सेंटर्ड मेथड है। यानी कि इसमें जो क्लाइंट आता है, जो इसकी प्रॉब्लम है, क्लाइंट और काउंसली दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। और इस पूरे चैप्टर की PDF मैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद दे दूंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग किसके द्वारा डेवलप की गई थी, किसने डेवलप की थी, ये कार्ल रोजर्स ने। देखो जो डायरेक्टिव काउंसलिंग थी वो तो प्रॉब्लम सेंटर्ड थी और क्या थी, काउंसलर सेंटर्ड थी। लेकिन जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है वो क्लाइंट सेंटर्ड होती है। क्लाइंट सेंटर्ड में क्या है कि जो क्लाइंट होता है वो उसको क्या, उसके लिए क्या क्या किया जाता है, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है, सेल्फ डिसीजन मेकर बनाया जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्व्ड हिमसेल्फ, डेवलप इंसाइट। अब देखो सेल्फ डिपेंडेंट में क्या होता है कि उसको इस लायक बनाया जाता है कि वो खुद के भरोसे रहे, किसी और के भरोसे रहे ही ना। दूसरा क्या, सेल्फ डिसीजन मेकर, वो अपने फैसले खुद ले, अपने फैसले लेने के लिए उसे किसी की भी ज़रूरत ना पड़े। और थर्ड सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि खुद के बारे में उसको रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है कैसे, हिमसेल्फ, वो खुद सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। उसको जो काउंसलर होता है वो क्लाइंट यानी कि काउंसलिंग को ऐसा बनाता है, उसकी इस तरीके से हेल्प करता है कि वो अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर ले, उसमें काउंसलर की उसको ज़रूरत ना पड़े। फिर है डेवलप इंसाइट, क्लाइंट के अंदर क्या डेवलप किया जाता है, इंसाइट। अब देखो इसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में। सबसे पहले तो क्या होता है, हेल्प सीकिंग, यानी कि हेल्प ढूंढना, सहायता ढूंढना। इसमें जो क्लाइंट होता है वो रियलाइज़ करता है कि प्रॉब्लम है, और उसको जब ये पता चलता है क्लाइंट को कि प्रॉब्लम है, तो अब देखो किसी को ये पता चला कि तेरे को कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ जाएगा, काउंसलर के पास जाएगा। ऐसे जैसे अगर कोई इंसान बीमार हो जाए तो वो अगर उसे ये पता चले कि तू बीमार है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। यही बात है ना। तो इसमें क्या है कि क्लाइंट को जैसे ही रियलाइज़ हुआ कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो किसके पास जाएगा, काउंसलर के पास जाएगा सीधा। फिर सेकंड क्या है, प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि प्रारंभिक सूचनाएं। जो देखो अब जो क्लाइंट है वो काउंसलर के पास चला गया, तो अब काउंसलर क्या करेगा, टेक इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम, टेक लिख लो या कलेक्ट लिख लो, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जो काउंसलर है उसको कलेक्ट करेगा। और कलेक्ट करेगा किससे, काउंसलिंग से। जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम किसको हो, काउंसलिंग को। काउंसलिंग को प्रॉब्लम है तो काउंसलिंग से ही तो काउंसलर उस डाटा को कलेक्ट करेगा ना। इसके बाद अब क्या हुआ, उसने जो इन्फॉर्मेशन है वो भी कलेक्ट कर ली। उसके बाद क्या है, एस्टेब्लिशिंग रेपोर्ट एंड प्रोवाइडिंग परमिसिव एनवायरनमेंट। अब क्या करेगा, देखो प्रॉब्लम पता चल गई अब हमें क्या है। इसके बाद क्या होगा, सौहार्दपूर्ण संबंध, रेपर्ट क्या होता है, सौहार्दपूर्ण संबंध एस्टेब्लिश करेगा, यानी कि स्थापित करेगा। एंड प्रोवाइडिंग परमिसिव एनवायरनमेंट, और उसको कैसा एनवायरनमेंट देगा, परमिसिव एनवायरनमेंट कौन सा होता है, अनुज्ञात्मक एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण। इस तरीके का एनवायरनमेंट उसको दिया जाएगा। फोर्थ क्या है, इमोशनल रिलीज एंड एक्सेप्टेंस। अब देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेगात्मक अभिव्यक्ति तथा स्वीकृति। इसका मतलब क्या होता है, सीधी सीधी जो बात करते हैं हम काउंसलिंग। अब हमें ये पता है कि नॉन डायरेक्टिव जो काउंसलिंग होती है ये किसके सेंटर्ड, ये कौन सी होती है, क्लाइंट सेंटर्ड होती है। तो यानी कि इसमें जो इमोशंस होते हैं वो किसके रिलीज होंगे, क्लाइंट के ही होंगे। और एक्सेप्टेंस भी किसकी होगी, वो भी क्लाइंट की होगी। तो इसमें जो क्लाइंट होता है उस क्लाइंट के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, स्ट्रेस होता है, वार्निंग, मेंटल इलनेस, जो भी चीज़ें होती है, इन सारे इमोशंस को वो क्या करता है, रिलीज़ करता है। रिलीज तो क्या क्या करता है ये, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, वार्निंग, मेंटल इलनेस, ये सारी चीज़ें। और एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की होती है, एबिलिटीज़ की, कैपेबिलिटीज़ की, टैलेंट की, लिमिटेशन, यानी कि उस क्लाइंट के अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी कैपेबिलिटी क्या है उसकी, उसका टैलेंट क्या है, उसकी लिमिटेशंस यानी कि कमियाँ क्या क्या हैं। फिफ्थ वन इज कॉम्प्रीहेंसिंग एंड ओरिएंटिंग फ्रॉम नेगेटिव सेल्फ टू पॉजिटिव सेल्फ, यानी कि बोध तथा नकारात्मक आत्म से सकारात्मक आत्म की ओर उन्मुखता। इसमें क्या होता है कि देखो जैसे काउंसलिंग आया कोई भी, उसको कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ ही आएगा, क्योंकि उसके पास सॉल्यूशन तो है नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम जब है तो इंसान नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं उसके माइंड में। उसके बाद जब उसको जैसे जैसे हेल्प मिलेगी, काउंसलर उसकी हेल्प करेगा, तो उसके माइंड में कैसी पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव सेल्फ बनने लग जाएगी। फिर इसके बाद सिक्स क्या है, इंसाइट डेवलपमेंट एंड इट्स ट्रांसलेशन इनटू एक्शन, मतलब सूझबूझ तथा इसकी क्रियान्वयन,
उसके अंदर जो क्लाइंट है, उस क्लाइंट के अंदर क्या किया जाता है, इंसाइट डेवलप किया जाता है और इसकी ट्रांसलेशन की जाती है एक्शन में। यानी कि उसके अंदर पहले तो इंसाइट डेवलप की, उसके बाद उसको क्या है, किस में लाया गया, एक्शन में। 7th क्या है, फेथ इन वंस गुडनेस ऑफ एबिलिटीज, यानी कि उसको अपनी अच्छाई और योग्यता में बिलीफ होने लग जाएगा जब वो काउंसलिंग होती है उसके। यानी कि जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है ड्यूरिंग काउंसलिंग, डेवलप सेल्फ, उसके अंदर क्या डेवलप किया जाता है, सेल्फ डेवलप करने का मतलब क्या, उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है, एबिलिटीज़ है, वो उनको हाईलाइट करके दिखाई जाती हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो अपना डिसीजन खुद से लेने लगेगा फ्यूचर में। 8th क्या है, एवोल्यूशन एंड टर्मिनेशन, यहाँ पे क्या होता है, उसका जो ये पूरा भी प्रोसीजर था इसका इवेल्युएशन होता है और उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। इसकी मेरिट्स क्या क्या होती हैं। मेरिट सबसे पहले तो यही है कि इम्पोर्टेंस टू इमोशनल एस्पेक्ट, यानी कि संवेगात्मक पक्ष को महत्व, इसमें किसको महत्व दिया जाता है, किसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, इमोशनल एस्पेक्ट को। दूसरा क्या है, ये डेमोक्रेटिक है, यानी कि लोकतांत्रिक है, इसमें क्लाइंट की भी बातें होती हैं और काउंसलर की, दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करता है। ये नहीं कि काउंसलर सॉल्यूशन दे देगा और क्लाइंट उसको लेके चला जाएगा, नहीं, ये डेमोक्रेटिक रिलेशन होता है इनके बीच में, क्लाइंट भी अपनी बात रखता है और काउंसलर भी। 3rd वन इज़ पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि व्यक्तित्व रूपांतरण। इसमें क्या किया जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है, कैसे, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, प्रॉब्लम को वो खुद ही सॉल्व कर लेता है। 4th वन इज़ एक्टिव रोल ऑफ द क्लाइंट, इसमें क्लाइंट का रोल क्या होता है, एक्टिव, क्योंकि ये क्लाइंट सेंटर्ड है तो रोल किसका एक्टिव होगा, क्लाइंट का, सेवार्थी की सक्रिय भूमिका। 5th क्या होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ये क्या होती है, दीर्घकालीन प्रभाव। इसका रीज़न क्या है कि जब क्लाइंट खुद ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेगा तो ये ज़्यादा टाइम तक उसको अपनी, मतलब अगर सिचुएशन कोई दूसरी आ गई तो वो खुद भी तो उसको सॉल्व कर लेगा ना उसके अकॉर्डिंग। और 6th क्या है, बेसिकली थियोपैथिक इन नेचर, मूल रूप से चिकित्सात्मक स्वरूप होता है इसका। यानी कि इसमें क्या क्या होता है, थियोपैथिक में इम्प्रूवमेंट होती है और डेवलपमेंट होती है। फोकस किस पे किया जाता है, फोकस ऑन ट्रायल, बार बार ट्रायल एंड एरर वाली जो होती है ना, ट्रायल पे फोकस किया जाता है। फिर लिमिटेशन क्या कैस की है, कॉस्टली काफ़ी पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। एक तो पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है, दूसरा टाइम भी। सेकंड क्या है, लिमिटेड स्कोप होता है, इसमें सीमित क्षेत्र होता है इसका। इनकी यूज़फुल है किस लिए, सिर्फ जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, ह्यूमन बींग्स या इंडिविजुअल जो भी होते हैं, उन सब के लिए है सिर्फ ये, बाकी सब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। किसके लिए, सिर्फ जो मेंटली रिटार्डेड है उनके लिए। 3rd वन इज़ मैच्योर काउंसलर, परिपक्व परामर्श, यानी कि जो काउंसलर है वो मैच्योरिटी क्या होती है, इसमें मस्ट होती है। मेच्योरिटी क्या होती है, होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेच्योरिटी मतलब काउंसलर के अंदर मेच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। इसका रिजल्ट क्या होगा कि यूज़फुल फॉर बेस्ट काउंसलिंग, जब काउंसलर के अंदर मेच्योरिटी होगी तभी तो वो रिजल्ट अच्छा दे पाएगा ना, वो काउंसलिंग का रिजल्ट तभी तो अच्छा निकलेगा। अब हमारी डायरेक्टिव काउंसलिंग हो गई, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग हो गई, अब बचते सिर्फ एक्लेक्टिक काउंसलिंग, ये लास्ट है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू। एक्लेक्टिक काउंसलिंग, अब देखो एक्लेक्टिक काउंसलिंग में क्या होता है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम और नेचर ऑफ क्लाइंट। एक बार तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉब्लम सेंटर्ड पढ़ा था और एक बार क्लाइंट सेंटर्ड पढ़ा था, लेकिन अब जो एक्लेक्टिक काउंसलिंग होती है वो क्या होती है, ये प्रॉब्लम सेंटर्ड भी होती है और ये क्लाइंट सेंटर्ड भी, यानी कि दोनों को ध्यान रखा जाता है, दोनों के नेचर को, इन दोनों के बेस पे क्या बनी है, ये एक्लेक्टिक काउंसलिंग बनी है। यूज़, इसमें क्या किया जाता है, यूज़ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इन मिक्सड वे। इसमें डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव जो दोनों काउंसलिंग थे, दोनों को मिक्स करके यूज़ किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्लेक्टिक काउंसलिंग। अब डेफिनेशन में क्या लिखोगे, मेन बात तो यही है, डेफिनेशन तो क्या है लिखनी है, इसका एक इंट्रो बना के लिख लेना पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो। इसमें क्या है कि जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम, नेचर ऑफ क्लाइंट, दोनों को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि दोनों के आधार पर हम क्या करते हैं, जो डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग दोनों को मिक्स्ड वे में यूज़ करके जब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालते हैं, प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं या क्लाइंट की जब हम मदद करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एक्लेक्टिक काउंसलिंग बोलते हैं। और ये जो एक्लेक्टिक काउंसलिंग है इसको एस्टेब्लिश किसने किया था, आर.सी. थॉर्न ने। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो काउंसलर होता है ना वो यूज़ करता है, क्या यूज़ करता है, द बेस्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग वर्ल्ड्स, यानी कि जो काउंसलिंग वर्ल्ड की जितनी भी बेस्ट चीज़ें होती है ना उसको यूज़ करेगा वो। मतलब क्या, काउंसलिंग वर्ल्ड का क्या मतलब है, इसमें कैसे अप्लाई करेगा वो इसको, कि मिडल ऑफ द रोड थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं, एक थ्योरी है मिडल ऑफ द रोड थ्योरी। यानी कि इसमें क्या क्रिएट किया जाता है, मेक किया जाता है, क्या क्रिएट किया जाता है इसमें, पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सिस्टम।
कौन कौन से सिस्टम होते हैं, एक तो पर्सनलाइज्ड सिस्टम होता है, दूसरा क्या होता है प्रोफेशनल सिस्टम। इन दोनों को इंक्लूड किया जाता है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बोथ काउंसलिंग, क्या इंक्लूड किया जाता है इन दोनों में, डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, दोनों काउंसलिंग के एलिमेंट को मिक्स करके उनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो निकाल ली जाती हैं। फिर एलिमेंट ऑफ बोथ काउंसलिंग ये मैंने बता दिया कि डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको क्या किया जाता है, इसमें इंक्लूड किया जाता है। एक बार फिर देखो इसको, ये वाली चीज़ें मेरे को पता है, तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा इसको याद रखने में, एक दो बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। ये तो पता चल गया ना कि एक्लेक्टिक काउंसलिंग होती क्या होती है, प्रॉब्लम और क्लाइंट दोनों के नेचर के बेस पे जब हम डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को मिक्स्ड वे में यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है हमारा एक्लेक्टिक काउंसलिंग। इसको एस्टेब्लिश किसने किया था, आर.सी. थॉर्न ने। और इसमें क्या होता है, जो काउंसलर होता है वो बेस्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग वर्ल्ड इनको यूज़ किया जाता है, यूज़ करता है। कैसे क्या यूज़ करता है, एक थ्योरी होती है मिडल ऑफ द रोड थ्योरी। इस थ्योरी को ज़रूर मेंशन करना अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए तो। मिडल ऑफ द रोड थ्योरी इसमें क्या क्रिएट करता है, इसमें जो पर्सनलाइज्ड और प्रोफेशनल सिस्टम होता है ना उसको क्रिएट करता है। क्रिएट करने का मतलब क्या है, इसमें क्या है, क्या क्रिएट करने के बाद क्या क्या होता है, इसमें इंक्लूड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ बोथ काउंसलिंग। बोथ काउंसलिंग कौन कौन सी काउंसलिंग पढ़े हमने, एक तो डायरेक्टिव काउंसलिंग और दूसरी नॉन डायरेक्टिव। इन दोनों के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं ना वो इसमें इंक्लूड करता है। अब आगे देखो स्टेप्स क्या होते हैं एक्लेक्टिक काउंसलिंग में। सबसे पहला तो होता है इनटेक इंटरव्यू। इनटेक इंटरव्यू का मतलब अंतःग्रहण साक्षात्कार, यानी कि प्राइमरी जो इंटरव्यू होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, रेपर्ट मैंने क्या बताया था तुम्हें, सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना। सबसे पहले तो जो इंटरव्यू होता है वो किस लिए होता है, सिर्फ उसके मतलब जो क्लाइंट और काउंसली और काउंसलर उन दोनों के बीच में एक रेपर्ट रिलेशनशिप के लिए प्राइमरी इंटरव्यू लिया जाता है। सेकंड क्या होता है, ओपनिंग फेज होता है फिर इसका, यानी कि प्राथमिक प्रावस्था। इसमें क्या होता है, कलेक्ट सम बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसमें जो काउंसलर है वो काउंसली से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, प्लानिंग फॉर नेक्स्ट स्टेप। और ये इस इन्फॉर्मेशन से क्या करता है फिर काउंसलर, जो आगे के जो स्टेप होते हैं उनकी प्लानिंग करता है। ठीक है। थर्ड क्या है, असेसिंग रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का मूल्यांकन करता है। संसाधनों का मूल्यांकन मतलब जो काउंसली होता है उसकी फिजिक, उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी डिजायर्स, उसका जो वर्बल स्किल्स है, इनको क्या किया जाता, क्या करता है वो इनको एसेस करता है, इनकी असेसमेंट करता है। फिर सेकंड क्या है, इसमें टूल्स होते हैं। कौन से टूल्स, जिन टूल्स की हेल्प से जो डाटा कलेक्ट किया था, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी उनको क्या करके रखते हैं, उन टूल्स को सेव कर लेते हैं या फिर उनको नोट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में यूज़ करेगा फिर उसको इस सारे प्रोसेस में, काउंसलर इसको यूज़ करने वाला है। ये याद रखना कि काउंसली होता है ना, जो क्लाइंट होता है उसकी क्या क्या किस किस चीज़ की काउंसली की किन किन चीज़ों की असेसमेंट की जाती है, कि उसका फिजिक कैसा है, उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी डिज़ायर्स क्या क्या है, उसकी वर्बल स्किल्स कैसी हैं। ठीक है। और फिर क्या है, इसमें जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं उनको क्या करते हैं, उनकी जो इस इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको कलेक्ट करके रख लेते हैं और उनको क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं। आगे क्या है, प्लानिंग एंड मेथड। फिर क्या करते हैं, योजना तथा विधि। इसमें क्या होता है, जो काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है, उसकी प्लानिंग, और फिर क्या जो मेथड और मीडियम जो यूज़ करने हैं उनका सिलेक्शन करते हैं। यानी कि काउंसलिंग प्रोसेस में जो मतलब जो काउंसलिंग का जितना भी प्रोसेस रहेगा उसकी प्लानिंग करेंगे, और क्या करेंगे, जो मेथड यूज़ करने हैं, जो मीडियम यूज़ करना है उसका क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद क्या है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, स्वबोध तथा स्व स्वीकृति। इसमें क्या करते हैं, कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन एंड डाटा, जो भी हमने पीछे से इन्फॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट किया था उसको एनालाइज करेंगे और क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे उसका। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि एक सिचुएशन क्रिएट होगी। कैसी सिचुएशन, जो क्लाइंट होता है वो चूज़ करेगा करेक्ट मेथड को फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। यानी कि अब इस यहाँ पे काउंसलर का कोई वो नहीं रहा, काउंसलर ने सिचुएशन को, जो डाटा था, जो इन्फॉर्मेशन थी उसको कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, सिंथेसिस किया और उसके बेसिस पे क्या हुआ, एक सिचुएशन क्रिएट की। सिचुएशन क्रिएट करने के बाद जो क्लाइंट होता है उसने खुद ही चूज़ कर लिया कि करेक्ट मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेक्ट मेथड क्या है, और फील कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल।
अब क्या करेगा, अगर जो उसने खुद ही अपना डिसीजन ले लिया है कि भाई क्या डिसीजन तुम्हारे लिए सही है, प्रॉब्लम सॉल्व कर ली उसने अपनी खुद ही, तो वो कॉन्फिडेंट फील करेगा और खुद को कैपेबल भी मानेगा। आगे क्या है, मोटिवेशन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इसमें देखो क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंट उसमें आ गया, कैपेबिलिटीज़ उसको पता चल गई। अब क्या होगा, वो मोटिवेट होगा, मोटिवेशन। और ये जो मोटिवेशन है ये किस में हेल्प करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। क्या देखो, मोटिवेशन क्या काम करता है इसमें, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। यानी कि देखो, मोटिवेशन मिलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई इंसान मोटिवेट कब फील करेगा, जब वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा या और उसको अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता होगा। अब एक इंडिविजुअल है, यानी कि जो क्लाइंट है या फिर जो काउंसली है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंट भी है, वो उसको अपनी कैपेबिलिटीज़ का भी पता है, तो वो क्या फील करेगा, अब मोटिवेटेड फील करेगा। और ये जो मोटिवेशन है, जो मोटिवेटेड वो खुद को फील कर रहा है, वो हेल्प किस चीज़ में करेगा, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। सेवन्थ क्या है, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड मॉडिफिकेशन, यानी कि संसाधनों का इस्तेमाल व परिवर्तन। संसाधन यानी कि जो भी रिसोर्सेज उसने यूज़ किए हैं उनको वो, जो भी रिसोर्सेज उनको यूज़ करेगा, और अगर ये लगे कि नहीं भी इसमें चेंज की नीड है तो क्या करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा। अब देखो, अप्रिशिएट क्या, यानी कि काउंसली को अप्रिशिएट किया जाएगा, टू यूज़ हिज ओन रिसोर्सेज, कि तुम अपने खुद के रिसोर्सेज को यूज़ करो। फिर काउंसलर हेल्प करेगा काउंसली की किस चीज़ में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उसका बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करने की जो ज़रूरत है। मॉडिफाई बिहेवियर करने का मतलब क्या है, कि जो उसके बिहेवियर में जिन भी चीज़ों की चेंजेस की ज़रूरत है, डिज़ायर है, उसके लिए किस, और सारा मसला क्या है, इसको करना क्या है, सारी प्रॉब्लम क्या है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है खुद के रिसोर्सेज से। क्यों, क्योंकि जब वो खुद के रिसोर्सेज से अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तभी तो वो फ्यूचर में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा ना। ठीक है, अब आगे है डिसीजन मेकिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। देखो, सारी चीज़ें हो गई, प्लानिंग भी बन गई, प्रोसीजर भी हो गया, मेथड भी चूज़ कर लिया अपने अकॉर्डिंग। सारा सब कुछ किसने किया है, ये सारा सब कुछ किसने किया, काउंसली ने ये सारी चीज़ें कर ली। वो सेल्फ कॉन्फिडेंट भी फील कर रहा है, अब कैपेबल भी खुद को मान रहा है, सारी चीज़ें वो कर रहा है। अब निर्णय लेना और समाधान की स्वीकृति, यानी कि डिसीजन मेकिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। जब उसने सारी चीज़ें ही खुद की हैं, उसने डिसीजन भी खुद लिया है, सॉल्यूशन भी उसने खुद निकाला है, तो उसकी एक्सेप्टेंस भी वो कर लेगा। यानी कि जो काउंसली है वो टेक डिसीजन हिमसेल्फ, अपने आप ही डिसीजन लेगा। और जो उसने डिसीजन लिया है उस सॉल्यूशन को, उस डिसीजन के बाद जो सॉल्यूशन निकला उसको एक्सेप्ट भी करेगा, क्योंकि उसने सेल्फ टेकन, यानी कि सेल्फ खुद से लिया अपने आप से। इसके बाद इसका क्या, और कौन जो काउंसिल है वो कॉग्निटिव थिंकिंग, बिहेवियर, इन सब में चेंजेस आते हैं। क्यों आते हैं ये जो चेंजेस आते हैं, चेंजेस की वजह से क्या होता है, ड्यू टू दीज चेंजेस प्रॉब्लम सॉल्व्ड, और प्रॉब्लम सॉल्व्ड तो काउंसलिंग प्रोसेस खत्म, स्टॉप्ड। इसके बाद क्या, फॉलो अप स्टडी, यानी कि अनुवर्तन अध्ययन। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि इस सारे जो सॉल्यूशन हमें मिला है इसको चेकआउट करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी जो रिजल्ट की है उसको चेक करेंगे। फिर क्या, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। जो एक्लेक्टिक काउंसलिंग होती है इसकी कोई डिमेरिट होती नहीं। क्यों डिमेरिट नहीं होती, क्योंकि ये जो इसमें दोनों का, डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, दोनों का मिक्सचर होता है, और ये क्या होता है, ज़्यादा यूजफुल होता है, और इसके रिजल्ट भी क्या होते हैं, स्टेबल। इसके साथ ही काउंसलिंग वाला चैप्टर भी ख़त्म। नोट्स इसके मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, चेक कर लेना। थैंक यू, चैप्टर भी ख़त्म।